हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को बीपीएससी स्टडी जोन में। दोस्तों आज हम लोग 72वीं बीपीएससी के लिए एक सेशन देखने वाले हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। घटना चक्र पूर्वावलोकन का क्वेश्चन है और भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित है। चलिए तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा डी यानी मेहरगढ़ से। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी मेहरगढ़ से। केवल हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते चलेंगे, अभी व्याख्या नहीं करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर पाएँ। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो यानी आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता जो है पड़ता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो यहाँ पक्की ईंट से बनी इमारत हुआ करती थी। इसके बाद से देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी लोथल। हड़प्पा का बंदरगाह जो है लोथल है। ऑप्शन बी हो गया। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा लोथल। यानी निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थल जो है गुजरात में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी बनावली से। ऑप्शन बी हो जाएगा बनावली से प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो आंसर हो जाएगा कालीबंगा में। आंसर हो जाएगा हम लोग का कालीबंगा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हम लोग का निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10 का क्वेश्चन का आंसर हम लोग का हो जाएगा डी बी.ए. स्मिथ। बी.ए. स्मिथ जो है उससे संबंधित नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन जो है बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि, तो इसका आंसर हो जाएगा बोगजकोई। यानी वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो बोगजकोई का महत्व है उससे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो परुष्णी नदी के। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो परुष्णी नदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो सोम और इस पे पर नामकृत देवता से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो सी यानी ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है। तो ऑप्शन सी यानी यहाँ पे हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ऑप्शन हो जाएगा डी यानी वैशेषिक। निम्न में से वैशेषिक दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का
महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नदी में हुई थी? तो पावापुरी, सॉरी यहाँ पे नगर हो जाएगा। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था तो जमाली। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। यहाँ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 जो पूर्व है वह जैन कालिक ग्रंथ कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो सारनाथ में दिया। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हम लोग का बौद्ध, यानी बौद्ध धर्म की त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मदमन से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा सी, आत्मदमन से संबंधित। इसकी व्याख्या भी यहाँ देख लेते हैं थोड़ा। गौतम बुद्ध ने मध्य मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तो पंचम पीढ़ी का है। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? तो आजीवकों के आश्रय गृह के रूप में बारबर की गुफाओं का उपयोग किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? तो मखली पुत्र गोशाल होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उदयन जो है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो सी, उदयन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो डी हो जाएगा, उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को बसाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह, जिसे गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो आंसर देखेंगे यहाँ पे हर्यक वंश से संबंधित थे अजातशत्रु। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रह्मलिपि यानी ब्राह्मी लिपि जो है सर्वप्रथम उसको किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम यानी जेम्स
प्रिंसेप ने पढ़ा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो यहाँ पे इंडिका, मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखा गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक मेगास्थनीज थे। इसके बाद देखेंगे, मेगास्थनीज दूत था तो सेल्यूकस का, यानी मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस का दूत था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे, अंतिम मौर्य सम्राट था, तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो जूनागढ़, यानी जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो यानी खारवेल का जो है जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो कलिंग नरेश खारवेल का जो संबंध है, इसमें से कलिंग इसका देख लेते हैं, ई ऑप्शन इसका सही दिया है। इसकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे व्याख्या इसका है कि कलिंग के, यानी कलिंग के चेदी राजवंश का प्रथम संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसलिए यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं। और देखेंगे यहाँ पे, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, तो स्कंदगुप्त को कहा गया, यानी गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया तो उसे, यानी स्कंदगुप्त जो थे वह हूणों को पराजित करने वाले गुप्त सम्राट थे। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा, बिना जोती हुई जो भूमि हुआ करती थी, जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत की यात्रा की थी, तो 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच उसने यात्रा की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में चीन की यात्रा की थी। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलहण की पुस्तक का नाम क्या है? तो डी, राजतरंगिणी। कलहण के द्वारा राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखा गया। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार में अवस्थित था। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन हो जाएगा नान्यदेव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह। इसके बाद से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में की गई थी।
कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा जो है कश्मीर में आयोजित की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग का है 55 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर जो क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध थी। तो भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद जो है उनका राजगिरी में, यानी राजगिरी जिसे जो राजगीर में स्थित है, पहली बौद्ध संगीति हुई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ ए एवं बी में अंकित है, आपको इनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले सही सुमेलित जो है सी नंबर है। यहाँ पे पहला का तीसरा हो जाएगा जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, दूसरा का दूसरा हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था, और तीसरा का प्रथम प्रवचन जो दिए सारनाथ में दिए, और निधन जो है इनका कुशीनगर में हुआ था। इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के समय में। यानी गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के समय में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किस निकाय में? तो आगंतुकर निकाय में, यानी ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा सही। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन है हम लोग का नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म एवं दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था को लागू की गई थी। तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। मध्यकालीन में भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा आर है। दोनों कथन ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, महावीर को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सी है? तो यानी बी इसका आंसर हो जाएगा दोनों। यहाँ पे आंसर में हो जाएगा दोनों। ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मगध की राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पे दिए गए विकल्पों में ए और सी सही है। ए भी हो सकता है पाटलिपुत्र भी, और सी गिरिव्रज राजगृह भी। मगध की राजधानी गिरिव्रज राजगृह ही मूलतः होगा। इसके बाद देखेंगे प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र वैशाली ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद से देखेंगे
यहाँ पे नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने किया था। इसके बाद से देखेंगे अगला क्वेश्चन, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है तो विशाखादत्त। दोस्तों आज का सेशन भारतीय इतिहास से संबंधित था। दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं इसी तरह का वीडियो बना